दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आज सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। आराम से जो मरे वो सुखी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज जो आदमी सुखी है, वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं, जो दिखते तो सुखी है, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है, वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। 100 के बदले 150 बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठ है। शहंशाह अकबर दोनों के बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदवासा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी, दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है,
बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहाँपनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशरफियाँ ली है, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया। पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशरफियाँ देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। सीढ़ियाँ कितनी है? बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियाँ हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियाँ पहनती रहती है। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियाँ तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वह वर्षों से एक ही संख्या में है। फिर भी वे कितनी है आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। हाजिर जवाब बीरबल, एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई है। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढारस बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल? उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहाँपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहाँपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहाँपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो बीरबल, जहाँपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहाँपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए।
शहीद की विधवा और माँ दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दूध भाई। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहाँपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, वह अभी नन्हा-सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। शराब का शौक बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब हुआ अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। देता है, इसलिए जब आपने छठी बार पूछा तो मैंने पूरा बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा, बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दो और पत होते हैं। बादशाह और बीरबल महल के सामने वाले बाग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, पत 5 होते हैं, पानीपत, बिलपत, इंद्रपत, बागपत, सोनीपत। बीरबल मुस्करा पड़े, फिर बड़े ही गंभीर होकर बोले, जहाँपनाह, 2 पत और भी होते हैं। बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, अब तुम किस पत की बात कर रहे हो? जहाँपनाह, बीरबल ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। 2 और पत होते हैं, रखपत तथा रखापत। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसानियत की परख इन्हीं पतों से होती है। जब व्यक्ति दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, तभी उसकी भी इज्जत की हिफाजत होती है। इसी को रखपत कहते हैं। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत खूब बीरबल, रखपत और रखापत का मतलब मैं अब समझ गया। जब हम किसी की इज्जत करते हैं, तभी हमारी भी इज्जत होती है। बीरबल की नेक सलाह शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गईं और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगीं। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन ली तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ।
बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोलीं, जहांपनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूँ, न मालूम फिर कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी। तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ है और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई है? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहांपनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कुत्ता और दामाद शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले उपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हाँ में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूँ, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहांपना, यह कुत्ता है। केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों न बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से गिरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहांपनाह, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी ना किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। शर्मसार हुई बेगम शहंशाह अकबर बेमगो के साथ बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। बादशाह को ढूंढते हुए बीरबल भी बगीचे में आ गए। एक बेगम ने शहंशाह से कहा, शहंशाह, आपका दीवान बड़ा ही बातूनी और मस्खरा है, हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। बादशाह ने बीरबल को इशारे से बुलाया। बीरबल ने समझा कि बादशाह ने फूल तोड़ने के लिए बुलाया है। वह भी चुपचाप फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। एक बेगम ने चुटकी लेते हुए कहा, यह मजदूर तो बिना मजदूरी के ही फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। हाजिर जवाब बीरबल ने झट से कहा, बेगम साहिबा, एक मजदूर तो पहले से ही काम पर लगा है, जो मजदूरी आप उसे दें वही मुझे भी दे देना। बेगम शर्म से लाल हो गई और बादशाह अकबर मुस्कुरा पड़े। बीरबल से फिर किसी ने मजाक नहीं किया, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है,
क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परमपिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा ना करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक है, अर्थात अपनी प्रजा के पिता है। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहांपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में है। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुहक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। एक साधु को तोता पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़ कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो हथियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पा गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुंच गए और अचानक ही कहने लगे, जहांपना तोते ने तो। शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल, क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है, कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमता के आगे वह निरुत्तर रह गए। नाई गया स्वर्ग में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था,
इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही, पर तैयार हो गया। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हजाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुँचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है? हुजूर, ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में दो भाई आए, जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद। दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और छोटे भाई को अधिक हिस्सा देने का आदेश दिया। बीरबल के निर्णय के बाद भी बड़ा भाई नाखुश था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह न्याय नहीं है। मैंने भी इस घर में जन्म लिया है और पिता के बाद इसे संभाला है। यदि मैं घर की मरम्मत नहीं करवा सका या पेड़ नहीं लगा सका, तो क्या मैं इसका हकदार नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि फैसला पूरी तरह सही है? शायद हमें इसे और अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक और परीक्षा लूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अगले 3 दिनों में अपने हिस्से की संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग करके दिखाना होगा। जो इसे अधिक लाभदायक और उपयोगी बना सकेगा, वही इसका सही हकदार होगा। दोनों भाई इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई की कोशिश।
बड़े भाई ने अपने हिस्से की जमीन पर बस यूं ही कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। उसने खेतों को बिना किसी योजना के जुतवाना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में कुछ बीज डलवा दिए। लेकिन उसने न तो मिट्टी की जांच करवाई और न ही सही समय का इंतजार किया। छोटे भाई की योजना। छोटे भाई ने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीजों का चयन किया। उसने खेतों को ठीक से जोतने के बाद पानी की व्यवस्था की और आसपास के किसानों से सलाह ली। इसके अलावा उसने खेत के किनारों पर कुछ फलदार पेड़ भी लगवा दिए ताकि आगे चलकर वे भी लाभदायक साबित हों। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद अकबर के दरबार में दोनों भाई फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, बताओ, तुमने अपनी जायदाद का किस प्रकार उपयोग किया? बड़ा भाई बोला, मैंने अपनी जमीन पर फसल बो दी है और मजदूरों से काम करवाया। इससे मैं कुछ अनाज पैदा कर सकूंगा। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीज लगाए। साथ ही मैंने खेत के किनारे फलदार पेड़ भी लगाए, जो आने वाले वर्षों तक फल देंगे। इससे खेती भी होगी और जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि असली हकदार कौन है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति संपत्ति का सही उपयोग करना जानता है, वही उसका असली हकदार होता है। अंतिम निर्णय। अकबर ने फैसला सुनाया कि छोटे भाई को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जाए और बड़े भाई को उसका उचित भाग मिले। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े भाई से कहा, अगर तुम भविष्य में संपत्ति का सही उपयोग करना सीखोगे तो तुम्हें और अधिक अधिकार मिल सकते हैं। बड़ा भाई इस फैसले को समझ गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में 2 भाई आए जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद। दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और छोटे भाई को अधिक हिस्सा देने का आदेश दिया। बीरबल के निर्णय के बाद भी बड़ा भाई नाखुश था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह न्याय नहीं है। मैंने भी इस घर में जन्म लिया है और पिता के बाद इसे संभाला है।
यदि मैं घर की मरम्मत नहीं करवा सका या पेड़ नहीं लगा सका, तो क्या मैं इसका हकदार नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि फैसला पूरी तरह सही है? शायद हमें इसे और अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक और परीक्षा लूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अगले 3 दिनों में अपने हिस्से की संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग करके दिखाना होगा। जो इसे अधिक लाभदायक और उपयोगी बना सकेगा, वही इसका सही हकदार होगा। दोनों भाई इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई की कोशिश। बड़े भाई ने अपने हिस्से की जमीन पर बस यूं ही कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। उसने खेतों को बिना किसी योजना के जुतवाना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में कुछ बीज डलवा दिए। लेकिन उसने न तो मिट्टी की जांच करवाई और न ही सही समय का इंतजार किया। छोटे भाई की योजना। छोटे भाई ने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीजों का चयन किया। उसने खेतों को ठीक से जोतने के बाद पानी की व्यवस्था की और आसपास के किसानों से सलाह ली। इसके अलावा उसने खेत के किनारों पर कुछ फलदार पेड़ भी लगवा दिए, ताकि आगे चलकर वे भी लाभदायक साबित हों। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद अकबर के दरबार में दोनों भाई फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, बताओ, तुमने अपनी जायदाद का किस प्रकार उपयोग किया? बड़ा भाई बोला, मैंने अपनी जमीन पर फसल बो दी है और मजदूरों से काम करवाया। इससे मैं कुछ अनाज पैदा कर सकूंगा। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीज लगाए। साथ ही मैंने खेत के किनारे फलदार पेड़ भी लगाए, जो आने वाले वर्षों तक फल देंगे। इससे खेती भी होगी और जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि असली हकदार कौन है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति संपत्ति का सही उपयोग करना जानता है, वही उसका असली हकदार होता है। अंतिम निर्णय। अकबर ने फैसला सुनाया कि छोटे भाई को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जाए और बड़े भाई को उसका उचित भाग मिले। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े भाई से कहा, अगर तुम भविष्य में संपत्ति का सही उपयोग करना सीखोगे, तो तुम्हें और अधिक अधिकार मिल सकते हैं। बड़ा भाई इस फैसले को समझ गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। अकबर के न्याय से दोनों भाई संतुष्ट तो हो गए, लेकिन बड़े भाई के मन में अभी भी असंतोष था। वह सोचने लगा, मैं बड़ा हूँ, इसलिए संपत्ति पर मेरा अधिकार ज्यादा होना चाहिए था। छोटे भाई ने थोड़ा समझदारी से काम किया, परंतु क्या इससे वह अधिक हकदार बन जाता है? उसने एक योजना बनाई और रात के अंधेरे में कुछ लोगों को भेजकर छोटे भाई के खेतों को नुकसान पहुंचा दिया। उसने कई पौधे उखड़वा दिए और सिंचाई के लिए बनाई गई नहर को भी तोड़ दिया। अगली सुबह जब छोटे भाई ने अपनी जमीन देखी, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह तुरंत अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी बीती सुनाई। बीरबल की नई चालाकी। जब अकबर को यह बात पता चली, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर बड़ा भाई अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं है और अपने ही भाई का नुकसान कर रहा है, तो हमें कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हम इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। पहले हमें यह साबित करना होगा कि यह सब बड़े भाई ने ही किया है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल का न्याय। बीरबल ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया और कहा, हमने फैसला तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। छोटे भाई की जमीन पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो भी दोषी होगा, उसे दंड मिलेगा। बड़ा भाई चुप रहा और बोला, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। हो सकता है किसी बाहरी व्यक्ति ने यह सब किया हो। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को एक रात जेल में रखा जाए। यदि बड़ा भाई निर्दोष हुआ, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। बड़ा भाई डर गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। रात के समय
बीरबल ने जेल के बाहर पहरेदारों को तैनात किया और बड़े भाई की हरकतों पर नजर रखने को कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, बड़ा भाई बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि यदि उसे दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे उसने पहरेदार को बुलाया और कहा, सुनो, मुझे महाराज के सामने ले चलो, मैं अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ। पहरेदार ने तुरंत यह खबर बीरबल को दी। अंतिम फैसला। सुबह होते ही अकबर ने दोनों भाइयों को फिर से दरबार में बुलाया। बड़े भाई ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं ईर्ष्या के कारण अपने भाई की जमीन को नुकसान पहुंचाने का दोषी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसी की मेहनत और ईमानदारी का नुकसान करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि बड़े भाई को जायदाद में उतना ही हिस्सा दिया जाए जितना उसे पहले मिला था, लेकिन उसे छोटे भाई के खेतों की मरम्मत और सभी नुकसानों की भरपाई भी करनी होगी। अकबर को यह बात उचित लगी और उन्होंने यही फैसला सुनाया। बड़ा भाई यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिला। बड़े भाई को उसकी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी असंतोष था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी संपत्ति को सही तरीके से संभाला होता तो वह भी छोटे भाई की तरह राजा और बीरबल का प्रिय बन सकता था। उसने निश्चय किया कि अब वह मेहनत करेगा और अपने हिस्से की जमीन को और भी बेहतर बनाएगा, लेकिन साथ ही वह अपने भाई को नीचा दिखाने के बारे में भी सोचने लगा। नई समस्या। लालच का अंत नहीं। कुछ महीनों बाद बड़ा भाई फिर से अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं अपनी जमीन पर खूब मेहनत कर रहा हूँ। मैंने उसे उपजाऊ बना दिया है, लेकिन मेरा छोटा भाई अब मेरे हिस्से पर भी दावा कर रहा है। छोटा भाई यह सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मेरा भाई पहले भी चालाकी कर चुका है, अब फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर को यह मामला और उलझता हुआ नजर आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही इस मामले को हल करो। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर दोनों भाई अपनी जमीन से खुश नहीं हैं और बार बार विवाद कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई स्थायी हल निकालना होगा। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और बोले, हम एक परीक्षा लेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन अपनी जमीन का असली हकदार है। दोनों भाइयों ने सिर हिलाया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। परीक्षा। संपत्ति की रक्षा कौन कर सकता है? बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक दीपक दिया और कहा, आज रात तुम दोनों अपनी अपनी जमीन पर जाकर यह दीपक जलाओगे और पूरी रात इसे बुझने नहीं दोगे। जो भी सुबह तक अपने दीपक को जलाए रखेगा, वही अपनी संपत्ति का असली हकदार होगा। बड़ा भाई इस बात को हल्के में ले रहा था। उसने सोचा कि यह कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी ओर छोटा भाई बहुत सावधानी से अपनी जमीन पर गया और पूरी रात दीपक की रखवाली करता रहा। लेकिन बड़े भाई ने यह सोचकर कि अगर दीपक बुझ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लापरवाही दिखाई और आधी रात को सो गया। तेज हवा चली और उसका दीपक बुझ गया। सुबह जब बीरबल ने दोनों भाइयों से पूछा तो छोटा भाई खुश था और उसने कहा, मेरा दीपक पूरी रात जलता रहा। जब बड़ा भाई की बारी आई तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पहले ही अपने गुप्त सैनिकों से सारी जानकारी ले चुके थे। बीरबल ने कहा, महाराज, एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की रक्षा तक नहीं कर सकता, वह उसका असली हकदार कैसे हो सकता है? अंतिम न्याय। अकबर को यह न्याय उचित लगा। उन्होंने फैसला सुनाया, छोटा भाई अपनी संपत्ति का असली हकदार है। बड़ा भाई अब से सिर्फ अपने हिस्से की देखभाल करेगा, लेकिन अगर वह दोबारा किसी तरह की चालाकी करेगा तो उससे उसकी जमीन भी छीन ली जाएगी। बड़ा भाई यह सुनकर निराश तो हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिर्फ अधिकार मांगने से कुछ नहीं होता। असली हकदार वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। बड़े भाई ने अब तक कई चालाकियां करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल की चतुराई के आगे वह हार जाता था।
धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अगर वह सही मायनों में अपनी जायदाद को बढ़ाना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, न कि भाई के खिलाफ साजिश रचनी होगी। अब वह अपने खेतों की देखभाल करने लगा और छोटे भाई से सीखने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, या फिर कोई और तरीका भी है? एक दिन दरबार में एक नया मामला आया जिसने फिर से अकबर और बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दिया। नई समस्या, तीसरे दावेदार का आना। कुछ महीनों बाद अचानक एक अजनबी आदमी अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों का सगा चाचा हूँ। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब मैं यात्रा पर था। अब मैं लौटा हूँ और मुझे भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। बड़े और छोटे भाई यह सुनकर चौंक गए। उन्हें कभी अपने चाचा के बारे में बताया ही नहीं गया था। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो आज तक नहीं पता था कि हमारा कोई चाचा भी है। अकबर ने सोचा कि यह मामला और भी जटिल हो गया है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या इस व्यक्ति का दावा सही है? और अगर यह सही भी है तो क्या इसे संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, अगर तुम इनके चाचा हो तो क्या तुम हमें इनके पिता के बारे में कुछ खास बातें बता सकते हो? व्यक्ति ने बिना रुके बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू कर दीं। उसकी बातें सुनकर दरबार के कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को लगा कि शायद यह सच बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इनका चाचा हो तो तुम्हें भी एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा, सच्चे चाचा की पहचान। बीरबल ने 3 कपड़े की थैलियां मंगवाईं और उनमें अलग अलग चीजें डालीं। एक पहली थैली में सोने के सिक्के थे, 2 दूसरी थैली में अनाज था, 3 तीसरी थैली में मिट्टी थी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, इन तीनों में से एक चीज चुनो। अगर तुम सच्चे चाचा हो तो तुम्हें वह चीज चुननी होगी जो परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे सोने की थैली उठा ली और कहा, यह सबसे कीमती है। मुझे भी तो परिवार से कुछ मिलना चाहिए। बीरबल हंस पड़े और बोले, महाराज, यही इसका असली इम्तिहान था। अगर यह सच्चा चाचा होता तो यह अनाज या मिट्टी को चुनता, क्योंकि असली परिवार वही होता है जहाँ खेती और मेहनत को महत्व दिया जाता है। लेकिन इसने सिर्फ सोने को चुना, इसका मतलब यह केवल लालच में आया है। अकबर को यह तर्क सही लगा और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस झूठे व्यक्ति को दरबार से निकाल दिया जाए। अंतिम न्याय। अकबर ने बड़े और छोटे भाई से कहा, अब यह सिद्ध हो गया है कि जो भी अपनी जमीन और मेहनत को महत्व देता है वही असली मालिक होता है। अब तुम दोनों को फिर से अपने हिस्से का ध्यान रखना होगा। बड़ा भाई अब पूरी तरह समझ चुका था कि कोई भी चालाकी, लालच या बहाना उसे सच्ची सफलता नहीं दिला सकता। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जमीन को और उन्नत करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और बड़े और छोटे भाई अपनी अपनी संपत्ति की देखभाल में लग गए। छोटे भाई ने पहले ही मेहनत से अपनी जमीन को उन्नत बना लिया था, लेकिन बड़े भाई को अब समझ आ गया था कि अगर उसे सही मायनों में कुछ पाना है तो उसे भी पूरी लगन से मेहनत करनी होगी। नई चुनौती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद दरबार में एक और नया मामला आ गया। एक धूर्त व्यक्ति जिसका नाम सुल्तान था अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों के पिता का बहुत पुराना दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर कहा था कि उनकी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दोनों भाई यह सुनकर दंग रह गए। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो कभी इस आदमी के बारे में बताया ही नहीं गया। यह जरूर कोई चालबाज होगा जो हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे भी परीक्षा से गुजरना होगा। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने सुल्तान को 3 विकल्प दिए। एक पहला विकल्प, उसे पूरे गांव के सामने यह साबित करना होगा कि वह भाइयों के पिता का मित्र था। 2 दूसरा विकल्प, उसे संपत्ति छोड़कर केवल एक छोटी सी जमीन लेनी होगी और वहां खुद मेहनत करनी होगी। 3 तीसरा विकल्प, उसे बिना किसी प्रमाण के जेल भेज दिया जाएगा।
सुल्तान ने हिचकिचाते हुए पहला विकल्प चुना। उसने बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन जब बीरबल ने उससे उनके पिता की खास आदतों के बारे में पूछा तो वह फंस गया। बीरबल को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह कई लोगों को ठग चुका था और इसी तरह झूठे दावे करके संपत्ति हड़पने की कोशिश करता था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलकर किसी और की संपत्ति हड़पना चाहता है, उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें कड़ा निर्णय लेना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का प्रयास न करे। अंततः सुल्तान को जेल भेज दिया गया और उसके ठगी के अन्य मामलों की भी जांच शुरू की गई। बड़ा भाई बना ईमानदार किसान। इस घटना के बाद बड़ा भाई पूरी तरह बदल चुका था। उसने छोटे भाई से क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, न कि छलकपट से। छोटे भाई ने उसे माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने साथ मिलकर खेती करने और अपनी जमीन को और भी उन्नत बनाने का निश्चय किया। किसी भी कहानी की तरह अकबर और बीरबल के निर्णयों ने हमेशा दरबार और राज्य में कुछ नया मोड़ लिया। इन दोनों भाइयों ने अपनी जमीन को सही तरीके से संभालने की योजना बनाई और अब दोनों का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की भलाई था। लेकिन यह सब अचानक बदलने वाला था, क्योंकि जायदाद के इस बंटवारे ने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी थी। नया संकट, जमीन पर बाहरी कब्जा। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण आया, जो बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी जमीन पर कुछ बाहरी लोग कब्जा करने आए हैं। मैंने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब वे मेरी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें। बीरबल को पता चला कि यह बाहरी लोग स्थानीय शाही भूमि से आए थे और वे चाहते थे कि जमीन का एक हिस्सा उन्हें दिया जाए। उन्होंने यह दबाव बनाया कि यह भूमि पुराने समय से उनके पूर्वजों की थी और इसलिए उनका हक बनता है। बीरबल ने मामले को बहुत ध्यान से सुना और दोनों पक्षों से शांति से बातचीत करने की योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, इस मामले का हल निकालने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने सबसे पहले उन बाहरी लोगों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम लोग सचमुच इस जमीन के मालिक हो, तो तुमको अपने हक के प्रमाण देने होंगे। बाहरी लोगों ने अकबर को बताया कि उनके पास इस जमीन पर मालिकाना हक का कोई लिखित प्रमाण नहीं था, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि यह भूमि उनके पूर्वजों की थी। बीरबल ने उन्हें चुपचाप सुना और फिर अपने विचार रखने के लिए कहा, महाराज, हमें देखना होगा कि यह दावा सही है या नहीं, लेकिन इसके लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल की योजना थी कि वह उस भूमि पर कुछ खास चिन्ह रखें, ताकि यह साबित हो सके कि वास्तव में किसी ने वहां पर कब्जा किया है या नहीं। उन्होंने पहले कुछ चिन्हों को जमीन पर रखा और फिर उन बाहरी लोगों से कहा कि वे इस भूमि पर अपना दावा पेश करने के लिए कुछ समय लें। यदि उनका दावा सच है, तो उन्हें इस भूमि के बारे में और जानकारी मिलनी चाहिए। बीरबल ने उनसे कहा, अगर तुम लोग सचमुच इस जमीन के मालिक हो, तो तुम्हें इसे पहचानने के लिए कुछ ठोस सबूत लाने होंगे। दूसरी परीक्षा, सबूत और सच्चाई। बीरबल ने इन बाहरी लोगों को 7 दिनों का समय दिया। उन्होंने यह तय किया कि वह इस समय में यह देखेंगे कि वे कौन सी जानकारी लाते हैं। जब 7 दिन बाद ये लोग दरबार में वापस आए, तो उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, सिवाय उनके शब्दों के। वे कहने लगे, हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर काम किया था और हमें यह भूमि मिलनी चाहिए। अब बीरबल ने उन दोनों भाइयों को बुलवाया और उन्हें यह कहा, हमारी परीक्षा का अंतिम चरण अब शुरू होगा। हम देखेंगे कि जमीन पर कौन सा व्यक्ति पूरी तरह से इसे संभालने में सक्षम है। इस परीक्षण में बीरबल ने उन दोनों भाइयों को और बाहरी लोगों को साथ काम करने को कहा। सभी को यह निर्देश दिया कि जमीन पर वे सभी मिलकर एक खेत तैयार करें और यह दिखाएं कि कौन अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर सकता है। अंतिम परिणाम, मेहनत का महत्व। 3 महीने तक काम करने के बाद बीरबल ने परिणाम की घोषणा की। बाहरी लोग जमीन पर काम करने में असमर्थ थे।
वे सब जगह अपनी मेहनत से कतराते रहे और अंत में उनकी भूमि की हालत खराब हो गई। इसके विपरीत दोनों भाई जो पहले से मेहनत कर रहे थे ने अपनी जमीन को और भी बेहतर बनाया था। बीरबल ने सबको एकत्रित करके कहा, यह साबित हो गया है कि जो लोग मेहनत करते हैं वे ही जमीन के असली हकदार होते हैं। अकबर ने यह निर्णय लिया कि बाहरी लोगों का दावा पूरी तरह से झूठा था। उन लोगों को बिना किसी जायदाद के वापस भेज दिया गया और दोनों भाइयों को अपनी जमीन का पूरा हक मिला, क्योंकि उन्होंने उस भूमि पर मेहनत की थी और उसे उपजाऊ बनाया था। सीख: मेहनत की कीमत। इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ दावा करने से कोई भी किसी की संपत्ति का असली हकदार नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने कार्यों से अपनी संपत्ति का निर्माण करता है वही उस संपत्ति का असली हकदार होता है। मेहनत और ईमानदारी से की गई कार्यवाही ही असली मूल्य रखती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायपूर्ण दृष्टि ने यह साबित कर दिया कि असली हकदार वही होते हैं जो अपनी जमीन को ईमानदारी और मेहनत से संजोते हैं, न कि जो केवल दावा करते हैं। इस कहानी के बाद अकबर और बीरबल ने एक और बार यह साबित किया कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी कार्य सरल हो सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस इनाम को पाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी तरह यह चुनौती पूरी की। अगले दिन जब वह इनाम लेने पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? ब्राह्मण बोला, महाराज, महल की ऊंची मीनार पर जलते दीपक को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर बोले, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। इसका मतलब तुमने धोखा दिया। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने में देरी कर दी। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा था लेकिन वह पक ही नहीं रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बना रहे थे? बीरबल ने कहा, मैंने आग नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखी थी। अकबर बोले, ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, अगर ऊंचाई पर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती तो ब्राह्मण को कैसे गर्मी मिल सकती थी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। 2 अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े तालाब में गिर गया हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है? कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संकेत है कि आपके सभी मंत्री वफादार हैं। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई मंत्री आपको तालाब से बाहर निकालता तो इसका मतलब वह गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब सब वफादार है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबारियों ने कहा, तलवार, सोना, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख होती है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक मोटे मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया और 3 दिन तक बिना खाना दिए रखा। 3 दिन बाद मंत्री को बुलाकर पूछा, अब तुम्हें सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? मंत्री रोते हुए बोला, महाराज, भूख सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता स्वीकार की। 4 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गधा दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर चौंक गए, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, महाराज, यह गधा कह रहा है कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर हंसे,
गधा तो मूर्ख होता है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 5 बीरबल की चालाकी। अकबर को एक बार किसी ने कह दिया कि बीरबल से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। यह सुनकर अकबर ने सोचा, क्यों न इसे परखें। अकबर ने बीरबल को एक बंद मुट्ठी दिखाकर पूछा, बताओ, इसमें क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह कोई बहुत ही कीमती चीज है, जो बहुत हल्की है, और इसे लोग संभाल कर रखते हैं। अकबर बोले, सही जवाब, और मुट्ठी खोलकर एक पंख दिखाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर अकबर खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 6 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, मैं ही तो हूँ, जो जानता है कि राजा के सवालों का सही जवाब देना खतरनाक हो सकता है, फिर भी जवाब देता हूँ। अकबर हंस पड़े और बीरबल को पुरस्कार दिया। 7 चतुर बीरबल और सोने का कटोरा। एक अमीर सेठ ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना बोले मुझे यह सोने का कटोरा दे दो। बीरबल मुस्कुराए और सेठ के सामने आईना रख दिया। सेठ ने खुद को आईने में देखा और अपनी गलती समझकर हंस पड़ा। उसने कटोरा बीरबल को दे दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। 8 आधे चांद की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब सा फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस किसी की दाढ़ी में आधे चांद जैसी आकृति बन जाए, उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी की दाढ़ी ऐसी नहीं थी। तभी अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी में आधे चांद जैसा आकार दिख रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब आधे चांद की सजा दी जा रही है, तो इसे पूरा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। अकबर हंसे, कैसे? बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपनी तलवार से मेरी दाढ़ी के बाकी हिस्से में भी चांद बना दीजिए, ताकि यह पूरा चांद हो जाए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और फरमान वापस ले लिया। 9 बीरबल का जन्मदिन उपहार। अकबर को मजाक करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को भ्रम में डालें। उन्होंने घोषणा की, जो भी बीरबल को सबसे अजीब जन्मदिन उपहार देगा, उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन सभी दरबारी अलग अलग अजीबोगरीब उपहार लाए। किसी ने खाली थाली दी, किसी ने सूखी रोटी, और किसी ने सिर्फ हवा भरा थैला। लेकिन बीरबल ने अकबर को सबसे अजीब चीज दी, एक खाली कागज। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह आपके आने वाले आदेशों की सूची है, जिसे हम सभी को मानना होगा। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। 10 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, बताओ, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी खुद को ईमानदार साबित करने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, सबसे ईमानदार व्यक्ति वह है, जो यह नहीं कहता कि वह ईमानदार है। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने बड़ी चतुराई से सभी को निरुत्तर कर दिया था। 11 सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे मोती, खजाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी दौलत संतोष होती है, महाराज। अकबर बोले, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मुझे जो भी खाना मिल जाता है, मैं खुश रहता हूँ। बीरबल बोले, देखा महाराज, जिसके पास संतोष है, वही सबसे अमीर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 12 सबसे अजीब इंसान कौन? एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल,
दुनिया का सबसे अजीब इंसान कौन होता है? बीरबल बोले, महाराज, जो बिना सोचे समझे बोलता है। अकबर ने प्रमाण मांगा। बीरबल